नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24x7 न्यूज़ में। मैं हितेश शर्मा आपका आज का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारा आज का कार्यक्रम उत्तराखंड में 2022 में किसकी बनेगी सरकार। मौजूद है हमारे साथ जो शख्सियत, उनका नाम है मोहन भंडारी जी। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफ़र, DAV उनको लेके आया, जहां DAV कॉलेज से उन्होंने अपनी छात्र राजनीति शुरू की और चुनाव भी लड़ा DAV के अध्यक्ष पद के लिए, छात्र संघ चुनाव का। उसके बाद से उन्होंने राजनीतिक में पकड़ उनकी गहरी होती रही और वहीं एक जाने माने चेहरे के रूप में मोहन भंडारी जी आज जाने जाते हैं और साथ ही वो अभी इस समय उत्तराखंड NSUI के अध्यक्ष भी हैं। तो स्वागत है आपका भंडारी जी। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं देखेंगे उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका भी धन्यवाद कि आपने आज मुझे अपने चैनल पर आने का अवसर प्रदान करा। भंडारी जी, आज का हमारा जो ये सवाल है कि उत्तराखंड में 2022 में बनेगी सरकार, जो हमारा एक कार्यक्रम है इस सवाल को लेकर आगे का कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं। क्या छात्रों की, जैसे कि आप छात्र हित के लिए लड़े हैं, छात्रों के लिए आपने आंदोलन की है, तो क्या अभी तक हमारे राज्य में 21 साल हमारे इस राज्य को पूरा हो चुका है उत्तराखंड में, तो क्या छात्र हित की बात हुई है आज तक? निश्चित तौर पे हमने छात्र राजनीति देखो हमने 2012 से शुरू करी और हमने इतने साल छात्रों के लिए संघर्ष किया है। लेकिन वास्तव में जो हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और इसमें कुछ मैदानी ज़िले भी हमारे हैं, तो जो शिक्षा का स्तर है वो आज भी बिल्कुल भी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है और काफ़ी खस्ता हाल हमारे, चाहे सरकारी स्कूल हों, चाहे सरकारी डिग्री कॉलेज हों, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था की हो, चाहे रोज़गार को लेकर जिस प्रकार से सरकारी जो फॉर्म आते हैं और परीक्षाएँ होती हैं, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं युवा शिक्षा से लेकर और रोजगार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। भंडारी जी, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा सरकार रही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी काफ़ी युवाओं के लिए जाते जाते घोषणाएं की। अब क्या पर उसका धरातल पे आपको कुछ नज़र आया? देखिए, जब इस सरकार को 5 साल पूरे होने को थे और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम लोग अंतिम 6 माह में 22,000 नियुक्तियाँ देंगे, जो रिक्त पद हैं उन पर नियुक्तियाँ देंगे। लेकिन उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और वो जो घोषणा थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। तो भाजपा सरकार जो रोजगार का वादा देने को लेकर सरकार में आई थी, और चाहे उनके मुख्यमंत्री बदलते रहे तो उनकी घोषणाएं भी उस हिसाब से बदलती रही। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी त्रस्त है युवा कि हमें रोज़गार इन 5 सालों में नहीं मिल पाया। और 5 साल में जो हमारे तीसरे साल में एक भर्ती आई थी, जो एकलौती भर्ती उस समय निकली थी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की, उसका भी पेपर लीक हुआ, उसमें भी धांधली हुई और वो इतना उसमें मतलब कि इतने सालों तक वो लटका रहा पेपर, और उसके बाद बच्चे उसमें मतलब कि भर्ती होने के लिए तरसते रहे। तो जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए थे, बिल्कुल भी उन पर खरा नहीं उतरी हैं। कोई भी परीक्षाएं हों, कोई भी नियुक्तियां हों, उनमें या तो धांधली की भेंट चढ़ गई या तो सरकार ने ठीक चुनाव से पहले उनके फॉर्म निकाले। अब चुनाव के बाद उनकी क्या स्थितियाँ होंगी, ये तो आने वाला चुनाव और उसके परिणाम ही तय करेंगे। तो भंडारी जी, जैसे आप ये भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे चलता रहा है कि आपका नाम भी उछलता रहा आगामी 2000 विधानसभा के टिकटों के लिए। कर्नाटक विधानसभा से आपकी दावेदारी आती रही है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी से आपने टिकट की मांग की थी। तो क्या युवा चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा नहीं जताया इस बार? देखिए, NSUI का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने संगठन के स्तर पर एक मांग की थी कि यदि कर्नाटक विधानसभा में मुझे, जहां मेरा घर गैरसैंण है और उसी विधानसभा का मैं निवासी हूं, तो अगर मुझे पार्टी अवसर देती है तो मैं उस विधानसभा से लड़ने का इच्छुक था। लेकिन पार्टी ने अपने जो उनके मापदंड थे उसके आधार पर देखा होगा और किस प्रकार से उन्होंने प्रत्याशी चयन का जो पूरी प्रक्रिया रही, उसके आधार पर उन्होंने किसी अन्य जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्हें वहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। तो ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कोशिशें करते हैं संगठन पे, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हमें कामयाबी मिल जाए। इसके लिए हम और संघर्ष करेंगे और बेहतर और निखर कर सामने आएंगे, ताकि संगठन हमें आने वाले समय में एक अपने चेहरे के रूप में देख सके। भंडारी जी, जैसे कि कई इस समय बागी भी हुए, जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय गए, तो क्या आपने कभी सोचा कि आप निर्दलीय जाना चाहिए? देखिए हितेश भाई, निर्दलीय का तो कभी ख्याल नहीं आया। जब हमने छात्र राजनीति शुरू की थी तो मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और फौजी, मेरे पिताजी आर्मी रिटायर एक पर्सनल है और परिवार से भी हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। तो जो NSUI का एक सिस्टम था, इलेक्शन प्रोसेस से हम लोग निकल कर आए
और आज मुझे एक सामान्य परिवार के लड़के को इस सिस्टम ने इतनी पावर दी कि मैं आज पूरे उत्तराखंड NSUI का अध्यक्ष हूँ। तो इस चीज़ की गंभीरता को संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसको भी हम लोग भी समझते हैं कि हमें इसकी गंभीरता को भी समझना चाहिए। और आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि आने वाले समय में ये रास्ते औरों के लिए भी खुले रहे। यदि आज हम संगठन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले जो युवा होंगे उन पे प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। तो हम लोग संगठन के साथ हैं। संगठन ने जो हमें दिया है, जो कर्तव्य हमारा है और जो हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसको हम पूर्ण तरीके से निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो भंडारी जी, आप भविष्य की ओर अब आगे देख रहे हैं, तो आगामी 2022 का आपके हिसाब से क्या निर्णय होगा? क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से 5 सालों में महंगाई और बेरोजगारी और साथ साथ शिक्षा जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनकी हालत रही है, तो निश्चित तौर पे युवा वर्ग तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है भाजपा से। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद जो 10 मार्च को आने वाला परिणाम होगा वो युवाओं की जो इच्छा है उसके अनुकूल होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार चाहे कम मार्जिन से हो इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। और इस चीज़ का मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे पूर्ण अपने युवा वर्ग पर ही विश्वास है कि वो लोग जो उनके साथ गलत हुआ उसके खिलाफ ज़रूर 14 फरवरी को वोट के दौरान सरकार को ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से बेरोजगार युवाओं और जो हमारे छात्र हैं उनको ठगना किस प्रकार से महंगा पड़ता है। वहीं भंडारी जी, जैसे मेरा ये सवाल भी रहेगा, जैसे हमने केंद्र में भी भाजपा के शासन में देखा है कि जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने कई नीतियाँ लाई। शिक्षा व्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ के लिए तरफ गए। वहीं हमारे राज्य में जो हमारे अरविंद पांडे जी हमारे शिक्षा मंत्री रहे, तो इनके इस चीज़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ आपको देखने को मिला क्या कि इन्होंने शिक्षा में कुछ बदलाव किया, चाहे वो स्कूली स्तर पे हो, चाहे वो आपका कॉलेज स्तर पे हो? देखिए, निशंक जी जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे तो नई शिक्षा नीति इस देश को मिली और नई शिक्षा नीति के खिलाफ NSUI ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया है। उसमें बहुत ज़्यादा खामियां शिक्षा को व्यवस्था को लेके थी। जिस प्रकार से वो शिक्षा नीति बनी थी उसमें साफ स्पष्ट नज़र आ रहा था कि इसमें 2 धड़े बन जाएंगे। एक उन लोगों के लिए शिक्षा नीति जो गरीब और जो राजकीय और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए शिक्षा नीति, और एक अमीर जो कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति इस प्रकार से बनी थी कि कभी भी उनकी शिक्षा में समानता नहीं आ सकती। भले ही दोनों के लिए मापदंड एक थे, लेकिन जिस प्रकार से उसमें अलग अलग खंड जोड़े गए थे तो कहीं ना कहीं उसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती और सरकारी स्कूल के छात्र उसमें पिछड़ते नज़र आते। तो इसके संशोधन के लिए NSUI ने पूरे देश भर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और उत्तराखंड ने भी बिना संशोधन के इस पहाड़ी राज्य की भौगोलिक स्थितियों को बिना देखे उस शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया, जिसके में मुझे लगता है कि दूरगामी परिणाम होंगे। और जो उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय हैं चाहे राजकीय विद्यालय हैं, उनकी स्थिति को सुधार के लिए हमें एक बहुत बड़े कठोर नीति की आवश्यकता है, ताकि जो गरीब लोग हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके, और वो भी आने वाले समय में जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन पर खड़े होकर गर्व से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपनी बातें रख सकें। वहीं मोहन जी, हमारा ये सवाल भी है, आपने जैसे देखा होगा आज की हमारी पहाड़ों की स्थिति क्या है। आज हमारे पहाड़ों से छात्र पलायन कर रहे हैं। छात्र रोजगार के लिए तो पलायन करते ही थे, पर अब शिक्षा के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की नीति क्या है, जो कि सवालिया निशान पैदा कर देती है सरकार के ऊपर कि सरकार शिक्षा पहाड़ के बच्चे को पहाड़ में नहीं दे पा रही। बिल्कुल, आपका कहना सही है। इसमें हमारे जिस प्रकार से पहाड़ी राज्य है और शिक्षा जिस प्रकार से जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी आज हालत है पहाड़ों में, वहाँ पर शिक्षक तो कभी कभार किन्हीं स्कूलों में है लेकिन वहाँ छात्र नहीं है। छात्र है तो उसमें इतनी गुणवत्ता नहीं है कि वो 5वीं क्लास तक तो प्राथमिक विद्यालयों के छात्र ABCD लिखना सिखाते हैं। और वहीं आप अपने प्राइवेट स्कूलों को उत्तराखंड में देखिए जो कई मैदानी क्षेत्र में अन्य जगह हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें और हमारे प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सरकार ने इस फ़र्क को कम करने के लिए क्या योजनाएं बनाई, या सरकार ने किन योजनाओं को इतना पैसा खर्च करके सरकार पहाड़ों में अपना रही है, तो उसके क्या परिणाम हुए, इस पर हमें एक गहन मंथन करना चाहिए। हमें आवश्यकता है कि हम जो नीतियाँ ला रहे हैं
वो किस प्रकार से अमल में लाई जा रही हैं और कितनी कठोरतापूर्वक लाई जा रही हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम लोग जो छात्र हैं उनको एक समान शिक्षा, एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकें और पहाड़ के जो छात्र हैं वो और बेहतर प्रदर्शन आने वाले समय में कर सकें। और मोहन जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आप, मेरे को तो सरकार की एक ही नीति दिखी, सरकार ने बच्चे कम हुए वो विद्यालय ही बंद कर दिया। उसमें बच्चों की एवरेज बढ़ाने के बजाय, छात्र संख्या बढ़ाने के बजाय सरकार ने वो विद्यालयों पे ताले लगा दिए। तो क्या ऐसे शिक्षा ही नहीं होगी तो क्या गाँव से पलायन शुरू नहीं होगा? निश्चित तौर पे जो अभी की वर्तमान सरकार है उसने जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उसको बढ़ावा दिया है। सरकार जो निजी संस्थान हैं और निजी स्कूल हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनकी ऐसी स्थिति कर दी है कि आज आप देखो पहाड़ में हर जगह प्राइवेट स्कूल खुले हैं और सारे जो छात्र हैं, चाहे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और सभी प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक विद्यालय हमारे खाली हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम जाता है वो सीधे सीधे सरकार पर जाता है कि आप लोग खुद जो व्यवसायीकरण है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी शिक्षा को कमज़ोर करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं। बाद में मजबूरन जो हमारे वो पेरेंट्स हैं उनको मजबूरन इतनी महंगी फ़ीस देनी पड़ रही है। इसका हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ हमने इसके लिए कई प्रदर्शन भी करे हैं कि आप शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मत दें। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाले समय में आती है तो हम अपनी सरकार में भी इस चीज़ को मजबूती से उठाएंगे और इसके लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी रखेंगे। तो मोहन भंडारी जी, अभी तक आप एक आध वर्षों से आप अध्यक्ष पद पर हैं NSUI के, तो आपने क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति है छात्र हित के लिए? देखिए, अभी तो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसमें जो छात्रों के लिए घोषणा पत्र कांग्रेस लाई है उसमें हमने अपनी बातें रखी हैं और कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र छात्रों के लिए उसमें काफ़ी हद तक हमारी बातें मानी भी गई हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे महाविद्यालय हैं पूरे उत्तराखंड के, उनमें जिस प्रकार से लगातार छात्र संख्या को कम किया गया है और नए महाविद्यालय नहीं खोले गए हैं, तो और शिक्षकों की जो कमी है उस पर हमारा मेन फोकस है कि किस प्रकार से जो महाविद्यालय हैं, अच्छे महाविद्यालय हैं, उनमें हर छात्रों को एडमिशन मिल सके या कोई भी छात्र प्राइवेट इंस्टीट्यूटों की तरफ ना जाए। आज की डेट में जिस प्रकार से चाहे BTech कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट B.Ed कॉलेज हो, चाहे BBA कॉलेज हो, इनमें हज़ारों की संख्या में छात्र जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है क्योंकि सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें इस प्रकार के कोर्सेज भी नहीं हैं और इतनी संख्या में प्रवेश देने की सरकार के पास सीटें भी नहीं हैं। तो एक तो हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाली सरकार में कम से कम छात्र छात्राओं को सभी को प्रवेश मिल सके और जैसी वो शिक्षा चाह रहे हैं सरकार उनको दे पाए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो महाविद्यालय हैं उनमें से जो शिक्षकों की कमी लगातार चल रही है, उन शिक्षकों की कमी सरकार जल्द से जल्द भर्तियाँ करके दूर करें। जो अस्थायी टीचर हैं उनको स्थायी नियुक्त करें और प्राथमिक महाविद्यालयों के लिए भी हम लोग उनको कैसे उनमें गुणवत्ता बढ़ाई जाए इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। वहीं मोहन जी, आपका इस प्रदेश के, उत्तराखंड प्रदेश के छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उत्तराखंड के जो छात्र हैं उनको, जो हमारे डिग्री कॉलेज के छात्र हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, गंभीरता को समझते हैं, उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने हकों की आवाज़ के लिए आप लोगों को भी हमारे साथ मिलकर लड़ना होगा। यदि आपके महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, लैब नहीं हैं और छात्रों को उचित प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, अच्छे कोर्स नहीं हैं, तो इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि सरकार ऐसी सोई हुई सरकार है कि उसके कानों में जू नहीं रखता है। अगर महाविद्यालय में कोई कमी है तो उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो मैं चाहता हूँ हम लोग सब मिलकर इसके लिए आगे आएँ और लड़ें ताकि हमारे महाविद्यालयों की शिक्षा अच्छी हो सके, आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल सके, हर कोर्स की सुविधा मिल सके। और इस प्रकार की जो सरकार है बीजेपी, जिसने हमें शिक्षा के क्षेत्र में चाहे रोजगार के क्षेत्र में आज उत्तराखंड को धकेला है बेरोजगारी में, तो उसके खिलाफ आने वाली 14 फरवरी को अपना मतदान अवश्य करें ताकि आने वाली सरकारें भी ये समझें कि युवा को उसकी जो इच्छा के अनुरूप या उसकी सुविधाएं ना देना कितना भारी हो सकता है। जी धन्यवाद मोहन जी। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।